नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर 9 में प्रवेश कर चुके सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपकी पुस्तक हिंदी से एक महत्वपूर्ण प्रकरण छंद लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम छंद को बहुत ही आसानी से समझेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद छंद से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप दोबारा छंद को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिए। छंद। तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जानेंगे। छंद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। जो रचना वर्ण, मात्रा, चरण, यति और गति आदि नियमों से बंधी हो उसे छंद कहते हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये वर्ण, मात्रा, चरण, यति और गति क्या है? तो मैं अभी आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले ये छंद की परिभाषा हो गई कि जो रचना वर्ण, मात्रा, चरण, यति और गति आदि नियमों से बंधी हो उसे छंद कहते हैं। दोस्तों, छंद के प्रयोग से कविता संगीतात्मक, लययुक्त और स्मरण करने योग्य बन जाती है। छंद ही वह तत्व है, वह उपकरण है जिससे रचना पद्य यानी काव्य कहलाती है। दोस्तों, अब जानेंगे छंद के भेद। तो छंद के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। अब एक एक करके जान लेते हैं कि ये क्या है। वर्णिक छंद। वर्ण समझते हैं ना? वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। ये स्वर और व्यंजन क्या हैं? वर्ण है, अक्षर हैं, वही वर्ण। वर्णिक छंद, जिस छंद की रचना वर्ण के नियमों के आधार पर की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाती है। समझ गए होंगे ना कि जिस छंद की रचना वर्ण के नियमों के आधार पर की जाए, वर्ण की निश्चित संख्या के आधार पर की जाए उसे वर्णिक छंद कहेंगे। दूसरा क्या है? मात्रिक छंद। नाम से ही समझ जाइए कि जिस छंद की रचना मात्राओं के नियमों के आधार पर की जाए उसे मात्रिक छंद कहेंगे। मुक्तक छंद ये क्या होता है? जो छंद, जिस छंद में न तो वर्णों के नियम का प्रयोग किया गया हो न ही मात्राओं के नियम का प्रयोग किया गया हो, जो वर्ण और मात्राओं के नियम से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से लिखे जाए उसे कहा जाएगा मुक्तक छंद। नाम से ही प्रतीत हो रहा है। समझ गए होंगे। वर्णिक छंद जिसकी रचना वर्णों के नियम के आधार पर हो, मात्रिक छंद जिसकी रचना मात्राओं के नियम के आधार पर हो, मुक्तक छंद जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए, जिसमें वर्ण मात्रा के नियम की कोई प्रावधान न हो, वो मुक्तक छंद। आजकल की कविताएं मुक्तक छंद में ही लिखी जाती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। छंद को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद अगर हम इन्हें समझ जाते हैं तो छंद हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वर्ण। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन। ये स्वर व्यंजन क्या है? वर्ण है। वर्णमाला जानते हैं ना? वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं इकट्ठो सब वर्ण हैं। अब मात्रा। मात्रा क्या होता है? स्वर समझते हैं ना? अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक हमारे जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं या कह सकते हैं ध्वनि हैं, वह सब मात्रा है। कहाँ से कहाँ तक? अ से औ तक ये स्वर हैं। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अ से औ तक मात्रा है, इतना याद रखिए। मात्रा समझ गए ना? अ से औ तक। अब आपको जानना है मात्रा के भेद। मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अ से औ तक मात्रा हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व जिसे लघु कहा जाता है, दीर्घ जिसे गुरु भी कहा जाता है। ह्रस्व और दीर्घ या फिर कह सकते हैं लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटी और गुरु का मतलब बड़ा।
ह्रस्व का मतलब छोटी और दीर्घ का मतलब बड़ी। ह्रस्व दीर्घ समझ गए होंगे। अब आप जानेंगे ये ह्रस्व यानी लघु यानी छोटी मात्राएं कौन कौन सी है। अ ई उ री, अ ई उ री, ये 4 वर्ण याद रखिएगा। अ ई उ री ये लघु मात्राएं हैं और इनका चिन्ह ऐसा है खड़ी पाई जैसा। यहाँ देखिए मैंने बनाया है बीच में, एक इसका चिन्ह है लघु मात्रा का। इसे संख्या में 1 गिना जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे खड़ी पाई जैसा यहाँ बीच में देखिए, और इसे संख्या में 1 गिना जाएगा। अब दीर्घ यानी गुरु यानी बड़ी मात्राएं कौन कौन सी हैं। अ ई उ री को छोड़कर बाकी जितनी हैं, जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये सब दीर्घ हैं और इनका जो प्रतीक है चिन्ह है वो यश जैसा है। एक गणित का वक्राकार जैसा है, यश जैसा भी बोल सकते हैं। इन्हें संख्या में 2 गिना जाएगा। समझ गए ना मात्रा। मात्रा कहाँ से कहाँ तक, अ से लेकर औ तक। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, लघु और गुरु। लघु मात्राएं कौन कौन सी, अ ई उ री, इनका चिन्ह कैसा, खड़ी पाई जैसा। दूसरी मात्रा गुरु, ये कौन कौन सी मात्राएं हैं, बस ऐसे याद रखिए कि अ ई उ री को छोड़कर बाकी सब गुरु हैं। आ ई उ ए ओ औ, ये सब गुरु हैं। इनका प्रतीक कैसा है, यश जैसा। अब अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब अंग का मात्रा। यहाँ पे देखिए अंग का मात्रा ऐसे होता है ना, अंग, अंग से अंगूर, इसी को अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग यानी अह का मात्रा, ऐसे जो लगता है विसर्ग कहलाता है। अनुस्वार और विसर्ग, अ से औ तक मात्रा था, इसके बाद अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। अब ये क्या होते हैं भी जान लीजिए। अनुस्वार और विसर्ग दोनों गुरु होते हैं। इसमें किसका चिन्ह है, गुरु का। अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार या विसर्ग लगा है तो वर्ण क्या माना जाएगा, गुरु। जैसे यहाँ पे लिख दिए संत, तो इस पे ऊपर कौन सा मात्रा लगा है, अनुस्वार ना, अंग का, तो अब ये क्या हो गया, गुरु। तो गुरु का चिन्ह बना दिए। फिर त लघु है, समझे ना। उसी तरह अगर विसर्ग लगा रहेगा किसी वर्ण में तो गुरु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है पुनः, प में छोटा ऊ, तो छोटा ऊ लघु है। न में यहाँ विसर्ग है, यहाँ गोल समझ लीजिएगा विसर्ग, तो विसर्ग युक्त वर्ण क्या होता है, गुरु, तो गुरु कर देंगे। समझ गए ना। अब आगे जानेंगे चरण। चरण क्या होती है, कविता की पंक्तियाँ, यानी कविता की जो लाइन होती है उसको चरण कहते हैं। जैसे कविता है मान लीजिए 4 लाइन की, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, तो यही पंक्तियाँ चरण कहलाएगी। पहली चरण, दूसरी चरण, तीसरी चरण, चौथी चरण। चरण समझ गए। अब यति जानिए। यति का मतलब विराम, विराम का मतलब रुकना, यानी कविता को पढ़ते समय जहाँ हमें रुकना पड़ता है उसे विराम कहते हैं। और गति, गति का मतलब लय, प्रवाह, यानी जब कविता को एक प्रवाह, एक लय के साथ पढ़ते हैं उसे गति, और जहाँ रुकना पड़ता है उसे यति। यति गति इस पंक्ति में समझिए, को पापीय पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत। तो जब इस पंक्ति को पढ़ें तो हमें कहाँ रुकना पड़ा, को पापीय पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत। तो यहाँ प्राप्त के पास हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा, सांस लेना पड़ा, तो यहाँ क्या है, यति है। प्राप्त के पास यति है। और गति को पापीह पंचत्व प्राप्त, यहाँ से यहाँ तक हम एक प्रवाह के साथ पढ़े, लय के साथ, तो यही लय गति कहलाता है। और जहाँ ठहरना पड़ता है वो यति कहलाता है। अब समझ गए होंगे। अब जानिए तुक। तुक क्या होता है। जैसे कविता के अंत में, कविता के प्रत्येक चरण यानी प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो वर्ण और मात्राओं की समानता होती है उसे तुक कहते हैं। ये भी समझ गए होंगे। अब आपको 2 विशेष बातें याद रखना है, इसके बाद छंद आपका कंप्लीट हो जाएगा। छंद आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु माना जाएगा। ये किसका चिन्ह है, लघु का। इसको कितना गिना जाता है, 1, और गुरु को 2। तो चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु माना जाएगा। चंद्र बिंदु यानी ऐसा आधा चांद, ऊपर बिंदु। तो जैसे सांप लिखा है, ऐसे तो सा में आ है, तो आ दीर्घ मात्रा है तो ऊपर दीर्घ की चिन्ह लगनी चाहिए।
लेकिन लघु लगा है। क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु माना जाता है। उसी तरह देखिए गांधी, गा, आ तो दीर्घ है, गुरु है, लेकिन ऊपर लघु क्यों लगा है? क्योंकि इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। तो याद रखिएगा, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण गुरु माना जाएगा, लघु माना जाएगा। ये लघु का प्रतीक है। अगर किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु है तो वो लघु माना जाएगा। दूसरा क्या? अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण, यानी अर्ध व्यंजन से पहले का वर्ण गुरु हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। अर्ध व्यंजन मतलब आधा व्यंजन। सप्ताह, इसमें अर्ध व्यंजन प है तो क्या लिखा है? अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। तो अब हम स लघु है लेकिन गुरु कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। फिर ता, तो ये गुरु है ही, ह लघु। इसी तरह देखिए मान्यवर, माँ में आ है, गुरु है, लेकिन फिर अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन से पहले का वर्ण गुरु हो जाएगा। ये तो गुरु था ही, अगर नहीं रहता तो भी गुरु हो जाता। क्यों? क्योंकि अर्ध व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है, याद रखिएगा। तो यही हो गया। अब जानेंगे हम छंद। आपको 2 छंद पढ़ना है, दोहा और चौपाई। 9वीं के पाठ्यक्रम में यही 2 छंद निर्धारित हैं, दोहा और चौपाई। अब आप देखिए कितनी आसानी से समझेंगे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक का मतलब जिसकी अर्ध, आधी, सम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, जिसकी आधी मात्राएं सम हो, बराबर हो, वो अर्ध सममात्रिक छंद कहलाएगी। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्रा। दोहा के पहले और तीसरे चरण यानी पहले और तीसरे वाले लाइन में कितनी मात्रा रहेगी? 13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, याद रखिएगा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अगर सब में समान होती तो यह कैसा छंद होता? सममात्रिक छंद। इसकी पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी मात्राओं में समानता है, यानी इसकी आधे मात्राएं समान है, आधे चरण की मात्राएं समान है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब जानिए उदाहरण के माध्यम से दोहा को, और मात्रा लगाने भी समझ लीजिए। यहाँ मैंने आपको नियम ऊपर बता दिया है। काका काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। ये दोहा छंद है। देखिए 4 चरण है। एक चरण यहाँ हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो दोहा क्या होगा? जिसके पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो मात्रा लगाने आपको बता ही दिया है कि अ, ई, उ, री लघु हैं, बाकी सब गुरु हैं। अंग और अह भी गुरु है। इसके बाद चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु माना जाएगा और अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु हो जाएगा। ये ऊपर समझाया है, उसी को ध्यान में रखकर यहाँ मात्रा लगाते हैं। क में आ क्या है? गुरु, तो गुरु का चिन्ह। फिर का, आ गुरु, का आ गुरु, ओ क्या है? गुरु। ध में जिसमें कोई मात्रा नहीं उसमें अ होता है, क्योंकि व्यंजन अ की सहायता से बोले जाते हैं, अ स्वर की। तो ध में अ है, लघु है। न में लघु है, ह में लघु है, और र में अय क्या होता है? गुरु। तो अब लघु को 1 गिना जाता है और गुरु को 2। तो देखते हैं इसके पहले चरण में कितना हुआ। 2, 2, 4 और 4 यहाँ 8, 2, 10, 1, 11 और 2, 13। तो इसके पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण में देखते हैं। क में ओ है तो गुरु, य में लघु, ल में लघु, आ गुरु, ओ गुरु, दे ए है गुरु, य अ लघु। तो गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11। तो पहले में 13, दूसरे में 11। मीठे वचन सुनाए कर, इसमें देखिए मी बड़ी है, गुरु, ए गुरु, वचन लघु लघु, छोटा उ लघु, फिर ना में आ है गुरु, य में लघु, कर अ लघु लघु। तो 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11, 12, 13। तो इस चरण में 13 मात्रा है। इसी तरह देखिए
लास्ट चरण चौथा चरण ज ग अ लघु लघु अ प लघु लघु, फिर ओ है गुरु, क र अ लघु लघु ए गुरु, य लघु। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। तो दोहा की परिभाषा क्या थी? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो देखिए अर्ध सम है, इसकी पहली तीसरी और दूसरी चौथी मात्राओं में समानता है। और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 13 13। तो आया ना, पहला चरण ए था, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए। तो इसके पहले चरण में इसमें 13 आया था और तीसरे चरण में इसमें 13 आया था और दूसरे और चौथे चरण में कितना आया था? 11 11 मात्राएं। तो ये हो गया दोहा। अब जानिए चौपाई। देखिए यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब जिसकी सभी मात्राएं सम हो, बराबर हो, सभी चरण में मात्राओं की समानता हो। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु होती है। देखिए इसके प्रत्येक चरण में 16 16 बराबर बराबर मात्रा है, इसलिए यह सममात्रिक छंद है तथा प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु होता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, सुमन सकल भव रोज परिवारु। तो पहले आपको मात्रा लगाने बता दिया था, उसी के अनुसार यहाँ मात्रा लगा है, देख लीजिएगा। इसके प्रत्येक चरण में जब आप इन मात्राओं की गणना करेंगे, गिनती करेंगे तो 16 16 मात्राएं आएंगी। यही न परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ मात्रा लगा दिया गया है। और जब आप मात्रा गिनेंगे तो 16 16 मात्रा आएगी। और क्या था? अंत में 2 गुरु होता है। तो देखिए प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु है, यहाँ भी 2 गुरु है, यहाँ भी 2 गुरु है, यहाँ भी 2 गुरु है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप छंद समझ गए होंगे। परीक्षा में तो यही पूछेगा कि दोहा और चौपाई की लक्षण यानी परिभाषा या उदाहरण लिखिए, या फिर पहले से उदाहरण दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो आप कैसे पहचानेंगे? आपके पास तो कोई जादू है नहीं। आप सबसे पहले मात्रा लगाएंगे, मात्रा लगाने आपने सीख लिया है। अगर प्रत्येक चरण में 16 16 मात्रा आएगी तो वह कौन सी होगी? चौपाई। और अगर पहले तीसरे में 13 13 और दूसरे चौथे में 11 11 मात्रा आती है तो कौन सा छंद होगा? दोहा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।